हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सी काजल टेरोलिया। उम्मीद करते हैं सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। हमारा आज का जो सेशन है वो बेसिकली सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए है, जहां हम पेपर 1 प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग में ट्रू एंड फॉल्स का डिस्कशन कर रहे हैं। इंस्टीट्यूट ने जो न्यू मॉड्यूल इंट्रोड्यूस की है फॉर जून 2021 अटेम्प्ट्स एंड ऑनवर्ड्स, उसमें उन्होंने बहुत सारे ट्रू एंड फॉल्स एड ऑन किए हैं। हमने ट्रू एंड फॉल्स पे ऑलरेडी क्लास अपलोड की थी, जहां हमने पास्ट ईयर आरटीपीज, एमटीपीज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सारे ट्रू एंड फॉल्स पर डिस्कशन किया था। और हमने बताया था कि ट्रू एंड फॉल्स ओवरऑल 12 मार्क्स का आता है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है। तो अगर आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाओ एग्जाम में, तो आपको ये 12 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैक्सिमम लगेंगे 6 मिनट्स। क्योंकि जब आपका प्रैक्टिस नहीं किया होता है, क्वेश्चन नया क्वेश्चन आता है, तब आपको प्रॉब्लम होती है आंसर करने में। जब प्रैक्टिस किया हुआ क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ही ईजिली आप 6 मिनट्स में ये 12 मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। अब देखो, एग्जाम में आपके पास ऑप्शन जो होता है वो यही होता है कि आप क्वेश्चन 1 जो बेसिकली 20 मार्क्स का होता है उसको आप कम से कम टाइम में अटेम्प्ट कर पाओ, सो दैट आपको बाकी 4 क्वेश्चंस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप अलॉट कर पाओ। बाकी 4 क्वेश्चंस बेसिकली फुल फ्लेजेड न्यूमेरिकल होते हैं, बट फर्स्ट क्वेश्चन जो कि बेसिकली ट्रू एंड फॉल्स इन थ्योरी पे बेस्ड होता है, तो उसको आप बहुत कम टाइम में अटेम्प्ट कर सकते हो और साथ ही साथ उसमें पूरे 20 मार्क्स आप गेन भी कर सकते हो। तो उसी के लिए हमने एक सीरीज स्टार्ट की, जहां हम बेसिकली ट्रू एंड फॉल्स पे डिस्कशन कर रहे हैं। हमने अपनी लास्ट क्लास में बताया था कि हम चैप्टर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि चैप्टर 1 में इंस्टीट्यूट ने कोई भी ट्रू एंड फॉल्स नहीं डाले। चैप्टर 2 में बेसिकली हमारे पास 6 यूनिट्स हैं, जिसमें से 3 यूनिट्स पे डिस्कशन हमने लास्ट क्लास में किया था, और आज बाकी 3 यूनिट्स पे डिस्कशन करके हम चैप्टर 2 के ट्रू एंड फॉल्स पे डिस्कशन कंप्लीट करेंगे। हम ये जो डिस्कशन कर रहे हैं वहाँ बेसिकली आपको पूरा स्टेटमेंट तो समझा दे रहे हैं, बट अगर आपको इसका डिटेल आंसर चाहिए तो वो इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल में भी गिवन है, एंड साथ ही साथ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी उसके कंप्लीट आंसर्स मिल जाएंगे। जैसे हमारा ये स्टडी मैट का डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो आरटीपी अपलोड हुई थी फॉर दिसंबर 2020 अटेम्प्ट, एंड अभी जो इंस्टीट्यूट ने अपलोड की है मई जून 2021 अटेम्प्ट के लिए, उस आरटीपी के जितने क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। अभी जो इंस्टीट्यूट ने फर्स्ट सीरीज एमटीपी का दिया है उसके ट्रू एंड फॉल्स पे डिस्कशन करेंगे। एंड हमारा जो पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में 2 पेपर हमारा अभी तक बचा हुआ है, एक दिसंबर 2020 अटेम्प्ट का बचा है और एक जनवरी 2021 अटेम्प्ट का बचा है। तो ये 5 टॉपिक पे भी हम डिस्कशन करेंगे ट्रू एंड फॉल्स पे, बट जब हमारा स्टडी मटेरियल का डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगा तब। तो चलो फिर हम लोग अपना यूनिट 4 से स्टार्ट करें, जो कि बेसिकली सब्सिडियरी बुक्स पे है। अगर आपकी पहले की कोई भी क्लास मिस हुई हो तो सबके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किए, वहाँ से वो क्लासेस आप ज़रूर से कवर कर लेना। देखो, हमारे पास पहला ट्रू एंड फॉल्स है, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक इंक्लूड ओनली परचेजेस ऑन क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। ट्रू है, क्योंकि अगर हम परचेज बुक की बात करें तो इतना याद रखना कि इसमें 2 चीज़ें एंटर होती हैं, फर्स्ट क्रेडिट परचेज एंड सेकेंड ऑफ गुड्स। मतलब अगर आपने उधार पे गुड्स खरीदा है तो वो कहाँ जाएगा, परचेज बुक में। तो अगर कैश पे हमने परचेज किया होता गुड्स तो वो कहाँ जाता, कैश बुक में। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ट्रू। नेक्स्ट, ट्रांजैक्शंस रिगार्डिंग द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। नो, अभी हमने बताया कि हम परचेज बुक में वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं जो क्रेडिट परचेज हुए हों, एंड ये क्रेडिट परचेज किसका होना चाहिए, ओनली ऑफ गुड्स। अगर फिक्स्ड एसेट्स का होगा तो उस केस में हम उसको परचेज बुक में नहीं डालेंगे। क्लियर? यहाँ देखो, हम कुछ चीज़ें क्लियर कर लेते हैं। जैसे अगर गुड्स है तो गुड्स आप कैश पे भी परचेज करते हो और क्रेडिट पे भी परचेज करते हो। अगर आपने कैश परचेज किया तो कैश बुक में जाएगा, क्रेडिट परचेज किया है तो परचेज बुक में जाएगा। वैसे ही अगर हम असेट की बात करें तो असेट भी हम 2 तरीके से परचेज करते हैं, एक तो कैश पे परचेज करते हैं, एक क्रेडिट पे परचेज करते हैं। अगर कैश पे परचेज किया तो कैश बुक में जाएगा, क्रेडिट पे परचेज किया तो जर्नल प्रॉपर में जाएगा। क्लियर? तो हमसे क्वेश्चन में क्या बोला था, हमसे स्टेटमेंट बोला है कि ट्रांजैक्शंस रिगार्डिंग द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आर रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। फॉल्स, बल्कि कहाँ रिकॉर्ड होता है, जर्नल प्रॉपर में। नेक्स्ट, कैश सेल्स आर रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक। अगेन फॉल्स, क्योंकि सेल्स के साथ भी वही ट्रीटमेंट होता है जो परचेज बुक में होता है। जैसे इफ इन केस मान लो हमने सेल्स किया है, अब सेल्स भी 2 तरीके से होता है, पहला कैश और दूसरा क्रेडिट। अगर कैश पे हुआ है तो कैश बुक, और क्रेडिट पे हुआ है तो सेल्स बुक। बट ये सेल्स किसका है, ओनली ऑफ गुड्स।
अगर ये सेल्स फिक्स्ड एसेट का होता तो कैश में वो जाता कैश बुक में और क्रेडिट में वो जाता जर्नल प्रॉपर में। क्लियर? तो कह रहे कैश सेल्स आर रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक, तो आंसर क्या होगा? फॉल्स, क्योंकि कैश सेल्स कहाँ रिकॉर्ड होगा? कैश बुक में। या हम इस स्टेटमेंट को ऐसे भी करेक्ट कर सकते हैं, क्रेडिट सेल्स आर रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक। क्लियर? तो दोनों तरीके से हम इसको करेक्ट कर सकते हैं। देखते हैं इंस्टीट्यूट ने कैसे आंसर किया है। लिखा है फॉल्स, क्रेडिट सेल्स आर रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक। अब इफ इन केस मान लो आप इस तरीके से करके आते कि फॉल्स और करेक्ट स्टेटमेंट में लिखते कि कैश सेल्स आर रिकॉर्डेड इन द जर्नल प्रॉपर, तो वो भी गलत नहीं होता, उस पर भी आपको इंस्टीट्यूट मार्क्स अलॉट करेगी। नेक्स्ट, सब्सिडियरी बुक्स आर ऑल्सो नोन एज बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ट्रू, इस पे हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया था जब हमने जर्नल के क्वेश्चंस पे डिस्कशन किया था। नेक्स्ट, बिल्स रिसीवेबल बुक इज अ सब्सिडियरी बुक। ट्रू, ये भी हमने बताया था कि सब्सिडियरी बुक में कौन सी 8 बुक्स आती हैं, जो कि हमने जर्नल के डिस्कशन के टाइम बताया था। नेक्स्ट, रिटर्न इनवर्ड बुक इज नोन एज परचेज रिटर्न बुक। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि रिटर्न इनवर्ड क्या है, रिटर्न आउटवर्ड क्या है। टर्म को पढ़ो, रिटर्न इनवर्ड जो लौट करके वापस आ रहा है, वो लौट करके कब आएगा? जब आपने बेचा होगा। अगर आपने सेल किया है तब तो वो सेल रिटर्न होगा, तो रिटर्न इनवर्ड क्या है? सेल रिटर्न। रिटर्न आउटवर्ड जो लौट के वापस जा रहा है, तो जब आपने खरीदा होगा तभी तो आप वापस कर रहे हो, तो ये क्या होगा? परचेज रिटर्न। क्लियर? तो रिटर्न इनवर्ड बुक इज ऑल्सो नोन एज परचेज रिटर्न बुक। नो, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, बल्कि क्या होना चाहिए था? सेल्स रिटर्न बुक। नेक्स्ट, परचेज ऑफ अ सेकेंड हैंड मशीनरी विल बी रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। अगेन फॉल्स, क्योंकि परचेज बुक में हम सिर्फ वो चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं जो क्रेडिट पे हुआ हो और साथ ही साथ गुड्स का हुआ हो। अगर आप गुड्स को उधार पे खरीद या बेच रहे हो तब तो वो परचेज बुक सेल्स बुक में आएगा, अदरवाइज नहीं। तो सेकेंड हैंड मशीनरी बेसिकली हमारे लिए क्या हो गया? असेट हो गया। और अगर हमने सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज की है तो उसको हम परचेज बुक में तो कतई नहीं डाल सकते। अगर कैश पे क्या होता तो कैश बुक में डालते, क्रेडिट पे क्या होता तो जर्नल प्रॉपर में डालते। तो स्टेटमेंट क्या होगा? फॉल्स। नेक्स्ट, टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न बुक इज पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट। सेल्स रिटर्न बुक मतलब अगर हमने सेल्स किया है और वो लौट करके आ रहा है तो हमारा सेल्स क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो कह रहा है कि इज पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट। लेट्स से हमने ए को सेल्स किया है तो एंट्री क्या की होगी? ए टू सेल्स। अब ए ने रिटर्न किया तो हम एंट्री क्या करते हैं? सेल्स रिटर्न टू ए। अब देख लो सेल्स रिटर्न में हम कहाँ डालेंगे? टू ए, कि इतना हमारे पास लौट के वापस आया है, तो वो कहाँ पोस्ट हो रहा है? डेबिट साइड ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट। सेल्स रिटर्न अकाउंट में कहाँ पोस्ट होगा? डेबिट साइड में। क्यों? क्योंकि हम दिखा रहे हैं कि हमारी सेल्स डिक्रीज हो रही है। क्लियर? तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। नेक्स्ट, if the sales are on a frequent basis, the transactions are recorded in the sales book. करेक्ट? क्योंकि देखो होता क्या है ना कि जब हम फ्रीक्वेंट बेसिस पे, दैट इज रेगुलर बेसिस पे, या कह सकते हो कि बहुत सारे, कि जब हमारे पास नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स होते हैं रिलेटेड टू पर्टिकुलर बुक, तो उस केस में हम क्या करते हैं? सब्सिडियरी बुक बनाते हैं। अब बहुत सारा अगर आपने सेल्स किया ड्यूरिंग द ईयर, बहुत फ्रीक्वेंट बेसिस पे किया, तो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ज़्यादा होंगे, तो उस केस में हम उसको जर्नल में ना रिकॉर्ड करके हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? सब्सिडियरी बुक्स में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ट्रू। अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट यूनिट पे, दैट इज कैश बुक पे। देखेंगे हमारा पहला क्वेश्चन है कैश बुक का। कैश बुक इज अ सब्सिडियरी बुक एज वेल एज प्रिंसिपल बुक। करेक्ट? हमने सब्सिडियरी बुक में भी कैश बुक को पार्ट बताया है। और प्रिंसिपल बुक, व्हाट इज प्रिंसिपल बुक? जब हम लेजर बनाते तो लेजर को हम क्या बोल रहे थे? लेजर को हम प्रिंसिपल बुक बोल रहे थे। और लेजर में भी तो हम कैश अकाउंट बनाते हैं। क्लियर? तो कैश बुक सब्सिडियरी बुक भी है एज वेल एज प्रिंसिपल बुक भी है। तो इसका ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू। नेक्स्ट, 2 कॉलम कैश बुक कंसिस्ट ऑफ 2 कॉलम्स, कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम। नो, पहला होता है कैश कॉलम और दूसरा होता है डिस्काउंट कॉलम। तो स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। और सिंपली हम ये लिख सकते हैं कि 2 कॉलम कैश बुक कंसिस्ट ऑफ 2 कॉलम्स, कैश कॉलम एंड डिस्काउंट कॉलम। यही करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक इज नेवर बैलेंस्ड। ट्रू, हम इसको कभी भी बैलेंस नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक कॉलम होता है डेबिट में और एक कॉलम होता है क्रेडिट में। जो डेबिट का कॉलम होता है वो होता है डिस्काउंट पेड, और जो क्रेडिट में होता है वो होता है डिस्काउंट रिसीव्ड।
तो जो क्रेडिट का है वो क्या है, इनकम है, और क्योंकि वो इनकम है तो वो पीएल में कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट साइड, दैट इज बाई साइड। और जो डेबिट में है वो डिस्काउंट पेड है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन का खर्चा है, और क्योंकि वो एक्सपेंस है तो उसको हम पीएल में डेबिट में दिखाते हैं। और एक बात हमेशा याद रखना कि अकाउंट्स में किसी इनकम या एक्सपेंस को हम नेट ऑफ नहीं कर सकते हैं, इसीलिए आप लोग हमेशा देखना कि पीएल में डिस्काउंट रिसीव भी दिखता है एज वेल एज डिस्काउंट पेड भी दिखता है। क्लियर? तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। नेक्स्ट, कॉन्ट्रा एंट्री इज पास्ड इन अ 2 कॉलम कैश बुक, फॉल्स, क्योंकि कॉन्ट्रा एंट्री मतलब जब हम बात करते हैं कैश की, बैंक की, जैसे आपने बैंक में पैसा जमा किया तो उस केस में आपका बैंक बढ़ा, कैश घट गया। आपने कैश विड्रॉ किया तो कैश बढ़ गया, बैंक घट गया। तो ये दोनों, अगर आपको ये एंट्री करनी है कॉन्ट्रा एंट्री, तो नो डाउट आपके पास दोनों कॉलम होना चाहिए, बैंक कॉलम भी, कैश कॉलम भी। अब हमसे स्टेटमेंट में कह रहा है कि ये 2 कॉलम कैश बुक में होगा। 2 कॉलम कैश बुक में तो होता है कैश कॉलम एंड डिस्काउंट कॉलम, तो यहाँ तो बैंक कॉलम होता ही नहीं है। तो जब बैंक कॉलम है ही नहीं तो हम कॉन्ट्रा एंट्री कैसे पास कर सकते हैं? क्लियर? तो स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। और हमेशा याद रखना कॉन्ट्रा एंट्री तब पास होगी जब 3 कॉलम कैश बुक मेंटेन होगा। क्लियर? नेक्स्ट, इफ द बैंक कॉलम इज शोइंग द ओपनिंग बैलेंस ऑन क्रेडिट साइड, इट इज एन ओवरड्राफ्ट। करेक्ट? क्योंकि देखो बेसिकली होता क्या है कि जब हम कैश बुक बनाते हैं तो दोनों साइड बैंक कॉलम है, बट क्योंकि बैंक बेसिकली हमारा क्या है, असेट है, और असेट का हमेशा क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। तो अगर डेबिट में बैलेंस है इसका मतलब हमारे बैंक में बैलेंस है, और अगर क्रेडिट में बैलेंस है इसका मतलब हमारा बैंक ओडी चल रहा है, हमने एक्स्ट्रा विड्रॉ किया हुआ है अपने बैंक से। क्लियर? तो स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू। नेक्स्ट, अ कैश बुक रिकॉर्ड्स कैश ट्रांजेक्शंस एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजेक्शंस। नो, इसका करेक्ट आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि कैश बुक सिर्फ और सिर्फ वो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करता है जहां कैश आया। लेट्स से हमने फिक्स्ड एसेट्स परचेज किया है, एक बार हमने उसको कैश पे परचेज किया है तो एंट्री हो जाएगी फिक्स्ड एसेट टू कैश, और एक बार हमने उसको उधार पे परचेज किया है तो एंट्री हो जाएगी फिक्स्ड एसेट टू ए। तो आप कैश बुक में तो वही एंट्री डालोगे जहां पे कहीं ना कहीं आइदर इन डेबिट और क्रेडिट क्या हो, कैश हो। अगर कैश है ही नहीं एंट्री में तो फिर आप उसको कैश बुक में नहीं डाल सकते। क्लियर? तो इसका आंसर होगा फॉल्स, और करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, अ कैश बुक रिकॉर्ड्स ओनली कैश ट्रांजेक्शंस। एंड लास्ट वन इज डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक रिकॉर्ड्स ट्रेड डिस्काउंट। फॉल्स। अगर हम बात करते हैं ट्रेड डिस्काउंट की तो उसको तो हम बुक्स में कभी रिकॉर्ड ही नहीं करते। देखो डिस्काउंट 2 तरीके का होता है, एक होता है कैश डिस्काउंट, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट वो होता है जो हम हर एक कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं, और कैश डिस्काउंट उनके लिए होता है जो प्रॉम्प्ट पेमेंट करते हैं। तो ट्रेड डिस्काउंट को हम कभी भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, एंड कैश डिस्काउंट को हम हमेशा बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। तो 2 कॉलम कैश बुक में या 3 कॉलम कैश बुक में जो आपको डिस्काउंट कॉलम दिखता है, उस डिस्काउंट में आप क्या रिकॉर्ड करते हो, कैश डिस्काउंट, ना कि ट्रेड डिस्काउंट। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। और इसका करेक्ट स्टेटमेंट देखते हैं एज पर इंस्टीट्यूट। देखो यहाँ लिखा है डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक रिकॉर्ड्स कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्लियर? तो ट्रेड डिस्काउंट हम बुक्स में दिखा ही नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाते हैं, कैश डिस्काउंट दिखाते हैं। इसका मतलब कि जो हमारे कैश बुक में डिस्काउंट कॉलम होता है वो किसको शो करता है, कैश डिस्काउंट को। क्लियर? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के ट्रू एंड फॉल्स पे डिस्कशन करने के पहले हम बता दें कि इसमें जो 3 स्टेजेस होते हैं रेक्टिफिकेशन के, उसमें हमने लास्ट स्टेज पे पूरा प्रॉपर डिस्कशन किया है, और हमने वो क्लास भी ऑलरेडी अपलोड की हुई है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे कि फर्स्ट और सेकंड पैटर्न में एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है, एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो हमारे थर्ड पैटर्न से आता है, तो वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट था, तो उस पर हमने डिटेल डिस्कशन किया है। एक पॉइंट यहाँ पे देख लो कि 3 स्टेजेस पे हम रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं एरर्स का, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर द फाइनल अकाउंट्स आर ड्रॉन, आफ्टर फाइनल अकाउंट्स दैट इज इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। और हमने वहाँ अपनी क्लास में भी बताया कि अगर आपका ट्रायल बैलेंस नहीं बना है तो आप नॉर्मली करेक्ट एंट्री पास कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर ट्रायल बैलेंस बन गया पर फाइनल अकाउंट्स नहीं बना है तो विद द हेल्प ऑफ सस्पेंस अकाउंट हम रेक्टिफिकेशन करते हैं, एंड अगर फाइनल अकाउंट्स बन गया दैट इज नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में हमें रेक्टिफिकेशन करना है तो विद द हेल्प ऑफ पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट हम रेक्टिफिकेशन करते हैं। क्लियर? अब देखेंगे इसके ट्रू एंड फॉल्स। हमारे पास पहला ट्रू एंड फॉल्स गिवन है, द मेथड ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स डिपेंड ऑन द स्टेज
एट विच द एरर्स आर डिटेक्टेड। ट्रू, जिस स्टेज पे डिटेक्ट हुआ होगा अकॉर्डिंगली हम ट्रीटमेंट करेंगे। अभी हमने ऊपर इसीलिए बताया कि 3 स्टेजेस हैं हमारे पास, और उन 3 स्टेज में अगर ट्रायल बैलेंस नहीं बना है तो करेक्ट एंट्री पास कर दो, ट्रायल बैलेंस बन गया बट फाइनल अकाउंट्स का प्रिपरेशन नहीं हुआ है तो सस्पेंस अकाउंट की हेल्प लो, एंड अगर आपका फाइनल अकाउंट्स भी बन गया, आपको नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में रेक्टिफिकेशन करना है तो आप पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट की हेल्प लो। क्लियर? इन केस ऑफ एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन द ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली, फॉल्स। ये भी हमने डिस्कस किया था कि लेट्स से हमारे पास एक एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ना आपने डेबिट में एंट्री डाली ना आपने क्रेडिट में एंट्री डाली, दैट इज फुल ओमिशन। ओमिशन मतलब आप भूल गई एंट्री पास करना जर्नल में। अब अगर आपने इसको जर्नल में ही नहीं पास किया तो आप ट्रायल बैलेंस में भी नहीं पास करोगे, और ट्रायल बैलेंस तो मैच कर जाएगा ना, क्योंकि आपने ना डेबिट डाला ना क्रेडिट डाला। क्लियर? तो अगर फुल ओमिशन है दैट इज कंप्लीट ओमिशन तो ट्रायल बैलेंस टैली कर जाएगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। और करेक्ट स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? सिर्फ इतना कि इन केस ऑफ एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन द ट्रायल बैलेंस टैलीज। क्लियर? नेक्स्ट, व्हेन एरर्स आर डिटेक्टेड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस सस्पेंस अकाउंट इज ओपनड। ट्रू, हमने इस पे स्टार्टिंग में ही डिस्कशन कर लिया। व्हेन परचेज ऑफ एन एसेट इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस इट इज नोन एज एरर ऑफ प्रिंसिपल। यस, एरर ऑफ प्रिंसिपल की अगर बात करें तो एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है कि अगर आपने रेवेन्यू आइटम को एज कैपिटल आइटम ट्रीट किया या कैपिटल आइटम को एज रेवेन्यू आइटम ट्रीट किया तो उसको हम कहते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्लियर? और देखो यहाँ पे हमने असेट को, असेट बेसिकली क्या है? कैपिटल आइटम, उसको हमने ट्रीट किया एज एक्सपेंस, दैट इज रेवेन्यू आइटम। तो क्या ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है? यस, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है। हमने टाइप्स ऑफ एरर्स पे भी डिटेल डिस्कशन किया हुआ है, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नेक्स्ट, ट्रायल बैलेंस अग्रीज इन केस ऑफ कंपनसेटिंग एरर्स। कंपनसेटिंग एरर पे हमने पहले डिस्कशन किया है कि लेट्स से डेटर ए से पैसा आया, हमने वो डेटर बी में डाल दिया, तो क्या डेटर घट के दिख रहा होगा? हाँ। क्या कैश बढ़ के दिख रहा होगा? हाँ। तो क्या ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा? बहुत ही ईजिली मैच कर जाएगा अगर कंपनसेटिंग एरर है तो। नेक्स्ट, when amount is written on wrong side it is known as error of principle. no, अगर wrong side है, wrong account में है, wrong amount है तो इन तीनों ही केसेस में इसको माना जाता है error of commission। तो ये आंसर क्या होगा? false। और हम लिखेंगे क्या? when the amount is written on wrong side it is known as error of commission। clear? next, on purchase of furniture द अमाउंट स्पेंट ऑन रिपेयर्स शुड बी डेबिटेड टू रिपेयर्स अकाउंट। नहीं, अगर आपने कोई असेट परचेज किया है और परचेज के टाइम उस पर कोई भी रिपेयर्स का खर्चा किया है, इंस्टॉलेशन का खर्चा किया है, तो वो सब का सब कैपिटलाइज हो जाता है उस पर्टिकुलर असेट की वैल्यू में, ना कि उसको हम रेवेन्यू आइटम की तरह ट्रीट करते हैं। तो यहाँ देखो कह रहा है कि रिपेयर को आप डेबिट करोगे रिपेयर अकाउंट में, अगर आपने उसको रिपेयर अकाउंट में दिखाया तो इसका मतलब आप उसको एज रेवेन्यू आइटम ट्रीट कर रहे हो, बल्कि हमें क्या करना था कि रिपेयर को डेबिट करना था असेट अकाउंट में। क्लियर? दैट इज कैपिटलाइज करना था। तो स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। और करेक्ट स्टेटमेंट क्या लिख सकते हो? ऑन परचेज ऑफ फर्नीचर द अमाउंट स्पेंट ऑन रिपेयर्स शुड बी डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट। क्यों? क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंस है। नेक्स्ट, PL adjustment account is open to rectify the errors detected in the current accounting period. False। अगर current accounting period की बात करें तो उसके लिए हम सस्पेंस अकाउंट यूज़ करते हैं, और PL एडजस्टमेंट अकाउंट हम क्यों यूज़ करते हैं? फॉर नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। इस पे हमने न्यूमेरिकल भी सॉल्व कराया है जो इंस्टीट्यूट की मटेरियल में दिया गया है, एंड वहाँ हमने डिटेल डिस्कशन किया है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पे, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की क्लास ज़रूर कर लेना। नेक्स्ट, रेंट पेड to landlord of the proprietor's house must be debited to rent account. No, अगर आपने प्रोप्राइटर के हाउस का, दैट इज ओनर के हाउस का रेंट पे किया है तो ये बेसिकली ओनर का पर्सनल एक्सपेंस हो गया, एंड अगर कोई भी पर्सनल एक्सपेंस पे किया गया है तो उसको हम कहाँ डालते हैं? ड्रॉइंग अकाउंट में, ना कि अपने बिजनेस का खर्चा दिखाते हैं। क्लियर? तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि यहाँ पे क्या होगा? रेंट अकाउंट नहीं होगा, ड्रॉइंग अकाउंट होगा। एंड लास्ट वन इज इफ द एरर्स आर डिटेक्टेड आफ्टर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस देन ऑल द एरर्स आर रेक्टिफाइड थ्रू सस्पेंस अकाउंट। फॉल्स, क्योंकि सारे के सारे एरर्स जो होते हैं उनको हम विद द हेल्प ऑफ सस्पेंस अकाउंट नहीं दिखाते। कुछ एरर्स, जैसे अगर हम बात करते हैं प्रिंसिपल एरर्स की,
तो प्रिंसिपल एरर्स मतलब एरर ऑफ प्रिंसिपल अगर हुआ है तो वहाँ सस्पेंस अकाउंट की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं होती, तो वहाँ हम डायरेक्टली क्या करते हैं, रेक्टिफाइंग एंट्री पास कर देते हैं विदाउट यूजिंग सस्पेंस अकाउंट। क्लियर? वैसे जनरली क्या होता है कि जब ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर हो चुका हो बट फाइनल अकाउंट्स की प्रिपरेशन नहीं हुई हो तो हम सस्पेंस अकाउंट की हेल्प लेते हैं, बट क्या सारी एंट्रीज के लिए लेते हैं? नहीं, हम प्रिंसिपल ऑफ एरर के लिए सस्पेंस अकाउंट की हेल्प नहीं लेते। क्लियर? तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स। अब देखो यहाँ हमने चैप्टर 2 के जो बाकी 3 यूनिट्स है उस पर भी डिटेल डिस्कशन कर लिया है और ये क्वेश्चंस तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है। रीजन बीइंग क्योंकि इंस्टीट्यूट ने ये नई मटेरियल में जो एड ऑन किया है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि एग्जाम में कवर कर सकते हैं। तो इन सब की प्रैक्टिस आप मेरे साथ साथ कर लो सो दैट आपको अलग से इसके लिए कोई प्रिपरेशन ना करना पड़े एंड ये 12 मार्क्स आप बहुत ही ईजिली एग्जाम में गेन कर सको। हमने थ्योरी से रिलेटेड भी क्लास अपलोड की है जहाँ जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरीज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उस पर हमने डिटेल डिस्कशन किया है, तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वो क्लास भी आप ज़रूर कवर कर लेना क्योंकि वो क्लास भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है। इसके साथ ही साथ हमने स्टैटिस्टिक्स के लिए डिटेल डिस्कशन स्टार्ट किया है जहां हम एक एक चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर रहे हैं और साथ ही साथ उसके एमसीक्यूज पे भी डिस्कशन कर रहे हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको हमारे आज की क्लास में कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं एंड इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है। अगर आपको हमारा आज की क्लास पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।